ह्यूमंस जो है ना कॉन्फिडेंस को बहुत वैल्यू करते हैं कि जब कोई शख्स बोल रहा होता है एब्सोल्युटली कि एब्सोल्युटली कैसे कह रहा है वर्सेस के क्या कह रहा है, तो हम क्या उसके कह रहा कैसे है, कहने पे बहुत जोर देते हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा. ठीक कह रहा होगा. And these chatbots say things very authoritatively and very confidently. डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती, उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के पास ड्रीम्स नहीं होती. हमने जो अपना टारगेट रखा होता है वो इतना लो होता है कि हम उस पर मुतमईन हो जाते हैं. शायद एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, फैमिली में बी, तो हमने अपने टारगेट्स बस यहीं कहीं अच्छी दुकान, अच्छी चलती हुई कंपनी कहीं पर रख लिए होते हैं, और बस उस तक पहुंचने के बाद ना वे डन, बस अब पूरा हो गया, बस इससे आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं. नतीजे में मिसाल के तौर पर अगर मैं एक टेक्नोलॉजी से ये कह रहा हूँ कि गिव मी द रेसिपी टू पेनिट्रेट अ बैंक, आई डोंट नो, बट after all it's a language model, you can learn those weights, you can get it somewhere. वो जाहिर अगर वो सीधे तरीके से नहीं दे रहे तो लोग किसी और तरीके से उसको हासिल करने की I कोशिश hope, करेंगे. Dr. Aga, you are not giving these ideas to the chatbot. So the way this chatbot works is कि आप जो इनपुट देते हैं उसके ये कैंडिडेट जवाब जनरेट करता है. उन कैंडिडेट आंसर्स को अपने लैंग्वेज मॉडल से गुजारता है और देखता है कि इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल आंसर कौन सा है जो कभी किसी ने दिया. अनलाइक प्रीवियस लैंग्वेज मॉडल्स, इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक. सो इन्होंने किया ये था कि दे एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ ह्यूमंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उनको जो है ना इस काम पर लगाया था कि आप चैट जीपीटी के साथ गुफ्तगू करें रिलीज होने से पहले. और वो जब गुफ्तगू करते थे तो रादर देन गिविंग के उनको एक आंसर देने के बजाय उनको ना एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज देते थे कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स आपको पसंद आ रहा है, एंड दे जस्ट चोज द वन कि ये 1 2 3 4 5 मुझे सबसे अच्छे ये लग रहे हैं, एंड दैट वेंट बैक इनटू द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल. बस उतना ही हूँ मैं जिसको चैट जीपीटी ने रेप्लिकेट कर दिया, या मैं उससे कुछ ज्यादा हूँ. आई थिंक एज ह्यूमंस, एज अ रेस, वी गोना इवॉल्व बियॉन्ड मे बी सिंपल राइटिंग. हम ये कहेंगे बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर के बाद जो मेंटल मैथ था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था और हम उससे ज्यादा बड़े चैलेंजेस को अपना चैलेंज समझ रहे थे, उसी तरह से इस तरह के चैटबॉट्स के बाद या राइटिंग सॉफ्टवेयर्स के बाद शायद राइटिंग हमारे लिए उतना जरूरी ना रहे और हम शायद क्रिएटिविटी के उससे बड़े एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाएं. एक तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो हमारा तरीका था ना स्पैम पकड़ने का कि इट्स नॉट ग्रामेटिकल, इट हैज punctuation in all the wrong places. It is पता चल रहा था ईमेल जो है ना वो किसी ने क्यूबा में लिखी हुई है. Exactly. So diamond जॉब वो अमेरिका में दे रहे हैं लेकिन ईमेल क्यूबा में. वो बंदा जिसने सारी जिंदगी जो है वो टेक्निकल स्किल्स पे काम किया है और अब उसकी जॉब इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ बॉट लाइक दिस, तो वो कैसे, किस एरिया में जो है वो अपने आप को जो है अपस्किल करेगा. Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another podcast episode of Out Loud with Ammaar. We are running season 3. This is episode 3. And today we are going to be talking about some of the wonders of artificial intelligence, and particularly one particular innovation that has taken the world by, I don't know if it's a very pleasant surprise or not, but it is a surprise of sorts, ChatGPT. And for this discussion, I have been joined by an expert on natural language processing, who is also a professor at the computer science department at LUMS, Dr. Agha Ali Raza. Assalamu alaikum, Dr. Agha. Walaikum assalam, Ammaar. Thank you so much for inviting me on your podcast. It's a pleasure to be here. The pleasure is all mine. I can assure you that, Dr. Agha, and thank you very much for joining us today. You're very welcome. Right. So, Dr. Agha, first things first, I think everyone wants to understand कि software है क्या? What is ChatGPT? So, could you first explain that, and then we'll expand on ChatGPT and what does it do later? Great question, Ammaar. So, ChatGPT को अगर बड़े हम आसान वर्ड्स में समझें, so it is based on something called GPT 3.5, which is a language model. तो हम जल्दी से बस ये देख लेते हैं कि what's a language model, वो समझ में आ गया तो हमें पूरा ChatGPT काफी हद तक समझ में आ जाएगा. Language model is something which assigns probabilities to sentences. So आप यूं समझ लीजिए कि इट्स अ ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर आप एक सेंटेंस डाल के पूछते हैं ये सेंटेंस कितना प्रोबेबल था, एंड इट गिव्स यू एन आंसर बिटवीन 0 and 1. इट सेज कि जी ये इतना प्रोबेबल था. नाउ व्हाट्स द बेसिस ऑफ कॉलिंग अ पर्टिकुलर सेंटेंस हाईली प्रोबेबल और नॉट प्रोबेबल? द बेसिस इज दैट व्हाटएवर इट हैज सीन बिफोर. सो एक लैंग्वेज मॉडल को जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया होता है उसमें उसने जैसे सेंटेंसेस देखे होते हैं उसकी बेस पे डिसाइड करता है कि एक न्यू सेंटेंस जो आप इसको दे रहे हैं वो कितना है. सो फॉर एग्जाम्पल ये ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को ज्यादा प्रोबेबल कहेगा. ये रियल वर्ल्ड फैक्चुअल सेंटेंसेस को, फॉर एग्जांपल, कितनी दफा आज तक किसी ने कहा होगा कि जी एंड पिग्स फ्लाई, व्हिच इज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वर्सेस एंड डॉग्स फ्लाई, जो कभी नहीं यूज हुआ होगा, तो लिहाजा या बहुत कम यूज हुआ होगा, तो लिहाजा वो पहला वाला ज्यादा प्रोबेबल है, बाद वाला कम है. या
eagles flying is more probable and sheep flying is less probable. तो real world facts या इस किस्म की चीजें ये सब encode हो जाती हैं probabilities of sentences के अंदर. So the way this chatbot works is कि आप जो input देते हैं उसके ये candidate जवाब generate करता है. उन कैंडिडेट आंसर्स को अपने लैंग्वेज मॉडल से गुजारता है और देखता है कि इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल आंसर कौन सा है जो कभी किसी ने दिया होगा. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस ऑन द इंटरनेट इज मोस्टली फॉलोड बाय पेरिस. सो ये इस आंसर को हाई प्रोबेबिलिटी देगा और आपको जवाब में दे देगा. नाउ देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन चैट जीपीटी एंड अदर चैटबॉट्स जो इससे पहले डेवलप हुए हैं. वन, इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा. So इसके जिसके नतीजे में it has become what we call a large language model. So we have seen कि language models एक beyond एक खास threshold से चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा realistic human like responses देना शुरू कर देते हैं. So it is in that zone. Secondly, it has been, unlike previous language models, it has been trained on human feedback. So इन्होंने किया ये था कि they employed a lot of humans, thousands of people, और उनको जो है ना इस काम पर लगाया था कि आप चैट जीपीटी के साथ गुफ्तगू करें रिलीज होने से पहले. और वो जब गुफ्तगू करते थे तो rather than giving के उनको एक आंसर देने के बजाय उनको ना एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज देते थे कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स आपको पसंद आ रहा है. एंड दे जस्ट चोज द वन कि ये 1 2 3 4 5 मुझे सबसे अच्छे ये लग रहे हैं. एंड दैट वेंट बैक इनटू द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल. इसके नतीजे में द मॉडल स्टार्टेड गिविंग यू मोर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज. सो दिस ह्यूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग plus a large amount of training data that created this really phenomenal language model जो आपको इतने real human like responses देता है. इतने human like responses देता है. बिल्कुल सही. मेरा ख्याल है I think it's very important to understand कि एक तो natural language processing चल रही है, so the software is understanding the connection between the words and the way humans use these words in phrases. तो एक तो वो चीज़ हो गई understand करना. बट जो आपने बात की कि probability is a very important factor in the answers that the chatbot gives to you. तो लेकिन क्या ये डिस्टिंक्शन भी कर सकता है कि भाई क्योंकि वो probability जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो it's generally based on facts, ठीक है, कि वो फैक्ट्स की बेसिस पे. लेकिन if somebody says something that is not meant to be seen as a fact, it's rather meant as just a phrase, as an idiom that doesn't have to be relying on a fact, तो वो डिस्टिंक्शन कैसे होगी फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन अमार. सो बिकॉज लैंग्वेज मॉडल्स, एक अच्छा लैंग्वेज मॉडल कौन होता है? अच्छा लैंग्वेज मॉडल वो होता है जो सेंटेंसेस की most probable continuation से आपको आंसर करे. So yes, on the internet when you ask a question कि जी what's the capital of France, mostly उसका आंसर पेरिस होगा. लेकिन ऐसा भी होगा कि इंटरनेट के ऊपर लाइज भी होते हैं, इंटरनेट के ऊपर मिसइन्फॉर्मेशन भी होती है, डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, इंटरनेट के ऊपर मिथ्स भी होती हैं, फिक्शन भी होती है. सो ऑल ऑफ दैट आल्सो हैज गॉन इनटू द ट्रेनिंग ऑफ दीज लैंग्वेज मॉडल्स. सो ये सब कुछ उसके अंदर मौजूद है. ये सप्रेस हो रहा है कुछ उस ह्यूमन फीडबैक की बेस के ऊपर जो उसको मिली है, कुछ उस जॉनरा के लिस्टिंग के ऊपर जो उसके अपने अंदर मौजूद है. कि मिसाल के तौर पर इट इज, अगर आप इससे ये पूछे ना कि डज शर्लॉक होम्स लिव इन 221 बी बेकर स्ट्रीट, तो वो आपको जवाब में कहेगा कि शर्लॉक होम्स इज अ फिक्शनल फिगर. जिसके जिसकी जिसकी फिक्शन में जो आपके इल्म में है कि आर्थर कोनन डॉयल के जो फेमस कैरेक्टर है वो उनका जो एड्रेस बड़ा मशहूर है, 221 बेकर स्ट्रीट, 21 बी बेकर स्ट्रीट. तो वहां पर ये ऐसा नहीं समझेगा कि ये उसको रियल ह्यूमन समझ के आंसर दे रहा होगा. तो आप फिक्शनल कैरेक्टर्स में और रियल के बीच में फर्क करना जानता है जस्ट बिकॉज कि जो ट्रेनिंग डेटा इसके पास किया है वो मार्क हुआ हुआ है, टैग हुआ हुआ है कि ये फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है, ये साइंटिफिक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. I would like to know a bit about the company OpenAI and what's in it for them to, give this software to the world. I understand the 3.5 version was given to the world so that more data could be collected, consumer feedback could be collected, and then the GPT-4 version could be improvised on the basis of the data collected through 3.5's introduction. But we also understand when there is no, when you're not being sold anything, then you are the product. And we understand that of GPT-4 method, there's this monthly fee, but I still think that it can't be the only source of revenue for the company. So how do they make money off of it? There are many sources of revenue for such organizations, for such products. So for example, even if you think about the model for something like Gmail, which is given to you for free, as you said, and you very rightly said, we are the product, we are the things which is being used. Like our information is what the money is coming out of. So the targeted advertisements that you're getting out of it, the amount of information they have access to in your email, in your, let's say on a social media, you're posting about your personal life.
which allows them to and then this is just one model of revenue, which allows them to give you targeted ads. Now targeted ads have a much higher yield as compared to journal ads. Like for example, अगर आप ऐसी एज ग्रुप में नहीं हैं कि आपको बच्चों के डाइपर्स की जरूरत हो और आपको वो एड्स नजर आ रहे हैं, तो वो एड्स आपके लिए बेकार हैं। जबकि अगर आपने अपने छोटे बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की हैं और कहा है कि जी मेरे बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं, और उस मौके पर अगर आपको वो एड्स आ रहे हैं, तो दोज एड्स मे हैव अ हायर चांस कि आप उसके जवाब में क्लिक करेंगे और आप उसके जवाब में कोई चीज खरीदेंगे। So advertisement is one source. Another source is that when such models are perfected, they are made part of bigger software. So ये चैट जीपीटी जैसे कि हम देख रहे हैं अभी से इमर्ज होना शुरू हो रहा है, इट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सो वहां पर ये पेड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के तौर पर आएगा उनको। सो बेसिकली दे विल बी सेलिंग देयर सब्सक्रिप्शन टू दोज कंपनीज एंड दोज कंपनीज वुड बी सेलिंग द सॉफ्टवेयर टू यू। सो वहां से ये मॉडल पूरे का पूरा पॉपुलेट होगा। सो ये बहुत से यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से जो है, और इसमें तो बल्कि एक चीज आई एम श्योर आप आगे जाकर इसकी बात भी करेंगे कि आप जितनी इंफॉर्मेशन वॉलंटियर कर देते हैं चैटबॉट के सामने, वो उससे कहीं ज्यादा है जितना आपने किसी ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करनी हो। तो आप एब्सोल्युटली बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल के दौर में, खसूसी तौर पे जब इतनी सारी लीक्स होती हैं, तो व्हाट अबाउट द प्राइवेसी कंसर्न्स? मतलब जैसे आपने भी कहा कि हम जब डेटा देते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से बात कर रहे होते हैं, इट्स वे मोर, इट्स मच मोर एज कम्पेयर टू द कन्वर्सेशंस वी हैव विद अनदर ह्यूमन बीइंग। मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा अगर अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ भी बैठा हो तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, नोइंग दैट द अदर पर्सन वुड बी जजिंग यू एंड रियलाइजिंग कि सॉफ्टवेयर जज नहीं कर रहा आपको, तो आप उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। सो डू यू थिंक privacy concerns come up as well? Absolutely. In fact, ये तो पूरा एक it's an entire chapter in itself कि किस किस level के ऊपर privacy concerns are there. So let's try unfolding it to some extent. So एक तो पहली चीज ये होगी जिसकी आपने बात की है, that when we are talking to a machine, one as a person we feel कि we are having a private conversation with a chatbot. That is a wrong assumption. But all of us have that assumption कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम वॉलंटियर कर रहे हैं वो सारा डेटा अपने बारे में, समटाइम्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, समटाइम्स जस्ट आउट ऑफ द फैक्ट कि अगर हम लोनली हैं और हम एक मशीन से बात कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट वॉलंटियरिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड वी आर वॉलंटियरिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग दैट चैटबॉट। पहली चीज। Exactly. दूसरी चीज, अब वी आर people start forming emotional bonds with these machines. So the thing is that it's a caring, empathetic partner that you have, which is 24/7 available to you, and you can go to it for advice and it will always come back with a polite response. And as a result, people who are lonely, they start forming these bonds, and that's a problem at many levels. One, information leak. They're going to volunteer all kinds of information about themselves. Secondly, the bond itself, when it breaks because the friend cannot come through with anything meaningful, like they cannot come out and help you in a real problem in your life. At that point, when the bond breaks, like what does that psychologically mean for you? So and like मतलब वो नहीं हो सकता हम कहते हैं यार वो लड़ाई होगी लड़के लेके आ जाओ, something like that won't be possible now. फिलहाल तो नहीं है, शायद बहुत जल्दी हो जाए। एक चीज जो आप बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये जरूर है कि दिस इज गोइंग टू बिकम अ लिटिल बिट मोर एम्पलीफाइड, कि बड़ी जल्दी इसके ऊपर आई एम श्योर कि आपको एक एवतार नजर आएगा, कन्विंसिंग ह्यूमन फेस, मेल और फीमेल, जो आपसे बात कर रहा होगा। इसके ऊपर स्पीच रिकग्निशन को डालना और स्पीच सिंथेसिस को डालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। विस्पर ऑलरेडी ओपन एआई ही ने बनाया है, जिसपे उनका जो स्पीच रिकग्नाइजर वो बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस। सो स्पीच रिकग्नाइजर फॉर आवर ऑडियंस इज स्पीच टू टेक्स्ट। तो जब स्पीच से टेक्स्ट में आ गया तो फिर वो यही चैटबॉट की चीज बन गई ना, वो तो आगे डायरेक्टली यूज हो सकता है। सो यू गोना स्पीक टू इट जस्ट लाइक योर Alexa and Cortana and Siri. So you're going to speak to it and it's going to speak back to you. So at that point, that emotional bond will even be more stronger, क्योंकि अब उसमें वो सारे बाइसेस आ गए हैं जो उस फेस की वजह से, उस वॉइस की वजह से, जो उसके लहजे की वजह से उसके अंदर आने थे, जो उसके लहजे की वजह से आने थे। और मैं बल्कि कल भी ये देख रहा था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट कि वॉइस एआई भी आ गया है। So Whisper might be an example of that, and I think there are other companies working on the same thing कि अगर लैंग्वेज मॉडल ये आ गया तो वॉइस एआई भी आ जाएगी इसी तरह आगे। आई एम क्वाइट श्योर वीडियो एआई भी आ जाएगा। But at the same time, Dr. Agha, what other powers do you think that a software like ChatGPT would have on the people of the world? क्योंकि मैं कल I had come across a post where they talked about कि ChatGPT जो है वो बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, and it was like probably 2-3 hours, लेकिन अभी तो उसका इतना impact नहीं पड़ता है, but if we talk about 3 years later into the future, that would be considered as a blackout in the world. Yeah, absolutely. So
Although I'm mostly always optimistic about technology, I do not डॉक्टर आगा, feel यू आर कि टीचिंग technology. टेक्नोलॉजी, आप तो होंगे ऑप्टिमिस्टिक. I'm biased towards it. But at the same time, ये जो मैं अगली एग्जांपल दे रहा हूँ उसके लिए मैं ये तमहीद बना रहा था कि think of it like crutches. कि आप जब डिपेंड करने लगते हैं ना टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड देन यू टेक अवे दैट टेक्नोलॉजी. देखें, जब तक लाइट नहीं थी ना, बिजली नहीं थी दुनिया के अंदर, कोई इस पे डिपेंड नहीं करता था. जब ये आप इस पे डिपेंड करना शुरू हुए, आज आपकी पूरी जिंदगी इसके साथ चलती है. अगर लाइट बंद कर दी जाए तो मुल्क बंद हो जाएगा. इसी तरह से जब तक कैलकुलेटर्स नहीं थे तो हमारे पेरेंट्स खुद कैलकुलेशन करते थे. अब ये है कि हम नहीं कर सकते. आप मुझसे कैलकुलेटर्स ले लें और उसके बाद कहें वो सारा मैथ्स करो जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो शायद हम इतनी आसानी से ना कर सकें. Similarly, जैसे जैसे these chatbots would become more and more embedded in our daily lives, in our daily routines. For example, if your email, instead of just saying कि when you hit reply, it gives you a template email. Here is an email that I wrote for you based on the email that you received. Would you like me to send it for you? So जब ये चीजें होने लगेंगी तो हम ईमेल लिखने की आदत छोड़ देंगे, हम छोड़ एसेज देंगे. लिखने की आदत, हम लिखने की आदत छोड़ देंगे. तो उस पॉइंट पर इफ यू टेक अवे दैट टेक्नोलॉजी, दैट डिपेंडेबिलिटी, वो जो बन चुकी है, वो हम्म. ऑलमोस्ट वो विड्रॉल वाले सिम्टम्स भी लाएगी और हमारी जिंदगी को प्रॉब्लम्स में भी लाएगी. अच्छा, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम. आई एम क्वाइट श्योर कि सबसे बड़ा तो नहीं, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं ख्याल वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय पीपल इज द वन दैट्स बीइंग फेस्ड बाय एकेडमिक्स. कि जहाँ पे जो है वो टीचर्स को पता है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं, द 3.5 की एक्सेस तो सबके पास है. सो इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल और कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो 3.5 3000 वर्ड्स तक तो कर देगा सपोर्ट आराम से. और उसके बाद अगर असाइनमेंट्स करवानी है तो वो भी चैट जीपीटी से करवा लेंगे. So, what sort of a challenge is ChatGPT bringing for academics, not only in Pakistan but across the globe? It is a big challenge, and it's an open discussion everywhere, in universities, in schools, in standardization institutes. जो standardized testing है उसके अंदर, it's a problem in venues where you publish your research, peer reviewed papers, अच्छा. everywhere. Okay. और जो उसके अंदर अब मसले हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स लिस्ट डाउन द प्रॉब्लम्स फर्स्ट. सो फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू डिसाइन, अगर मैं एक ऐसे लिखने के लिए अपनी क्लास में दे रहा हूँ, बच्चे ने खुद लिखा है या चैट जीपीटी से लिखवा लिया है. एक पेपर अगर मैं सबमिट करा रहा हूँ, उसका कितना हिस्सा मैंने लिखा है और कितना हिस्सा मैंने किसी एक चैट बॉट से लिखवा लिया है. करवाया है. सो अब Exactly. ये चीज वैलिडेट करना, और इसके लिए जाहिर है वो एक अलग से है कि जैसे डिटेक्ट जीपीटी आया था बहुत शुरू के दिनों में चैट जीपीटी सुना के था बाद, इस स्टैनफोर्ड तरह ने से यूज और भी भी. किया था. एग्जैक्टली, स्टैनफोर्ड ने किया था. इसी तरह से और भी आते जाएंगे जो डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर होंगे. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सब कुछ का ना जो ट्रेंड चलेगा वो तकरीबन वैसा ही होगा जैसे हमने वो कैलकुलेटर की एग्जांपल देखी थी ना. इनिशियली फर्स्ट नी जर्क रिस्पॉन्स वुड बी सब बैन कर देंगे कि जी आप जो है वो नहीं ये यूज कर सकते. उसके बाद इवेंचुअली पीपल विल रियलाइज कि अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग दैट जिसके साथ हमने रहना है, सो वी नीड टू एम्ब्रेस इट. एंड दैट वुड बी, टू मी दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग पॉइंट इन द ह्यूमन एवोल्यूशन, आई से. हम्म. बिकॉज देखिए, हम क्रिटिकली ये चीज सोचेंगे कि ओके, देयर इज आर क्रिएटिविटी एंड देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी. वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिविटी व्हिच इज आवर लैंग्वेज, जो हम जो लिखते हैं, हमारा रिटन एक्सप्रेशन है. ट्रू. नाउ albeit कि इट्स अ मेजर एक्सप्रेशन ऑफ आवर क्रिएटिविटी, लेकिन ये हमारी सारी की सारी क्रिएटिविटी नहीं है. हम्म. उसका जो माखिज है, उसका जो सोर्स है, वो कुछ और है. हम्म. बट नाउ वेयर इज दैट लाइन? एम आई बस उतना ही हूं मैं जिसको चैट जीपीटी ने रेप्लिकेट कर दिया, या मैं उससे कुछ ज्यादा हूं? आई हम्म. थिंक एज ह्यूमंस, एज अ रेस, वी गोना इवॉल्व बियॉन्ड मे बी सिंपल राइटिंग. हम ये कहेंगे बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर के बाद जो मेंटल मैथ था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा था और हम हम्म. उससे ज्यादा बड़े चैलेंजेस को अपना हम्म. चैलेंज समझ रहे थे, उसी तरह से इस तरह के चैटबॉट्स के बाद या राइटिंग सॉफ्टवेयर्स के बाद शायद राइटिंग हमारे लिए उतना जरूरी ना रहे ना रे. और हम शायद क्रिएटिविटी के उससे बड़े एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाएं. ओके. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है, एग्जैक्टली. ये हमारे लिए जरूरी है. तो एग्जैक्टली. जैसे आपके इल्म में है कि आईबी ने इसको अभी फिलहाल एम्ब्रेस किया है, उन्होंने कहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं. इसी तरह से इस पे डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या रिसर्च पेपर्स के अंदर इसको को ऑथर लिस्ट करना चाहिए, रिसर्च पेपर का कितना हिस्सा ये लिख सकता है, कितना नहीं, किस किस्म की कितना. चीज ये कर सकता है, किस एग्जैक्टली. किस्म की बिल्कुल. नहीं. तो इवेंचुअली इट्स ऑल गोइंग टू सेटल, और हम इस नई टेक्नोलॉजी को इवेंचुअली एम्ब्रेस कर लेंगे अपने सारे सिस्टम्स के अंदर. यानी एकेडमिक्स में भी अगर हम बात करें, एकेडमिया में भी बात करें, सो देयर इज नो वे कि आप इसको कह सकते हो कि यार हम इसके बगैर जो है वो करेंगे गुजारा नहीं, हमें इसको यूज़ करना ही करना पड़ेगा.
वो इसी तरह होगा कि कुछ कोर्सेज में जिसमें गोल ही सिर्फ राइटिंग सिखाना है, उन कोर्सेज में तो ये बैन होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ कोर्सेज में आप कैलकुलेटर को बैन करते हैं कि जी इस एग्जाम में आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते नहीं क्योंकि कर सकते। मकसद ही आपको कैलकुलेशन सिखाना था। कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिसमें ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आपका वैसे ही फायदा नहीं कर सकते। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक जॉनरा, वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, तो वहां पर तो ये अभी भी कोई काम का रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा। अगर आप बिल्कुल एक किसी नीश एरिया में स्पेशलाइजेशन टॉपिक में चले जाएं तो ये अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो अब रह गए दरमियान के कोर्सेज, वो जिसमें ये बैन नहीं हो रहा और वो जिसके अंदर ये फायदा दे सकता है। तो इन कोर्सेज के अंदर जो है वो इसको एम्ब्रेस ऐसे तरीके से करना पड़ेगा एकेडमिया के अंदर कि जहां पर इस ये एज अ हेल्पफुल पार्टनर आपको हेल्प कर रहा हो, बेकार की चीजों को लेट्स से आप बीच में से एलिमिनेट करा रहे हो और ह्यूमन को उस पर कॉन्सेंट्रेट करा रहे हो, करा रहे हो। जो अब ह्यूमन ह्यूमन वर्दी चीज रह गई है इसमें। अच्छा डॉक्टर आगा, मतलब एक फिलोसॉफिकल थोड़ा सा ले जाएं डिस्कशन को। सो आई रिमेंबर अ कपल ऑफ मंथ्स बैक आई डिसाइडेड कि यार आई हैव टाइम, आई एम गोना लर्न HTML. And it was a very it was a wonderful experience. I was learning something entirely new, something that was beyond my repertoire. तो मुझे मज़ा आना शुरू हो गया, ठीक है. बट देन देयर वाज दिस वन क्वेश्चन दैट ऑलवेज स्टेड देयर विद मी कि यार मुझे इसका फ़ायदा क्या है व्हेन आई कैन एक्चुअली जस्ट यूज़ द वेबसाइट और मे बी यूज़ अ कपल ऑफ टूल्स एंड मुझे कोडिंग सीखने की क्या ज़रूरत है. सो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, जैसे आपने कहा कि कैलकुलेटर भी आया तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, सो मेंटल मैथ इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड एनी मोर. तो आपको लगता है कि फिर हमें उन स्किल्स की तरफ फोकस करना चाहिए जो कि चैट जीपीटी और इस किस्म के एआई सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें एक स्टेप आगे ले जाते हैं उसकी वजह से, एंड दे आर जस्ट मेकिंग अप फॉर दोज स्किल्स. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो मुझे याद है कि जब से मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाया करता था सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो हम हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर ना एक चीज़ पे हमेशा बात करते थे कि there is a difference between your programming skills and the skills of a particular language. C++ सीखना और प्रोग्रामिंग सीखना ये दो अलग चीजें हैं। कोडिंग सीखना और चीज है, प्रोग्रामिंग सीखना और चीज है। प्रोग्रामिंग is an abstract level, high level skill which is Okay. in many ways independent of the language. It is your capability of designing an algorithm, of writing an algorithm, of solving a problem. जबकि जो सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन या कुछ भी, ये उसका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सप्रेशन है। इसकी एग्जांपल आप यूं समझ सकते हैं कि पोइट्री इज समथिंग विच इज above, which transcends beyond language. So poetry is at a particular level, and languages are the expression, the particular realizations of that poetry. कि वो पोइट्री अब उर्दू में जा रही है या अंग्रेजी में जा रही है या फारसी या अरबी किस चीज में जा रही है। बिल्कुल सही, सो बिल्कुल सही. मुझे ऐसा लगता है, मेरी नाकिस ओपिनियन इसमें यह है कि वो जो लेवल ऑफ पोइट्री है ना, वो जो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है, वो ह्यूमन का लेवल है, वो उसके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। जो उसका आगे एक्सप्रेशन है ना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, ये तो फिर ऐसा यानी इसकी एक मिसाल आप ये हमारी उससे देख लीजिए कि अगर आप किसी भी एक मादरी जबान में अच्छे प्रोग्रामर है ना, इफ योर प्रोग्रामिंग मादरी लैंग्वेज इज C++, यू कैन इजीली लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन 2 weeks। तो वो कोई इतना बड़ा फिर आपके लिए मसला नहीं रह जाता, एज लॉन्ग एज यूर अ गुड प्रोग्रामर। बिकॉज द तो लॉजिक रिमेन्स आप द सेम. द लॉजिक रिमेन्स द सेम। वो ठीक है, पैराडाइम भी हो सकता है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हो, कुछ और भी हो रहा हो, लेकिन बहुत सी चीजें सेम रहेंगी। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वुड रिमेन द सेम, द कंक्रीट थिंग्स वुड जस्ट बी रीमैप टू अ न्यू आर्टिफैक्ट। Okay, all right, okay. अच्छा डॉक्टर आगा, while staying on the topic of problems, and I think ये काफ़ी लंबा सेक्शन होने वाला है इस पॉडकास्ट का. So when I was researching about the chat GPT and AI softwares or the limitations that they come with, मुझे एक चीज़ नज़र आई कि more phishing attacks could now be seen across the globe. For example, लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और उनको जो है ईमेल्स वगैरह आ रही होती हैं कि यू हैव सिक्योर्ड जॉब और ये और वो, बट द ईजिएस्ट वे, एंड आई हैव कम आल्सो कम अक्रॉस सम ऑफ दोस ईमेल्स जो कि लोगों ने शेयर की हुई, एंड आई कुड जस्ट रीड द टेक्स्ट एंड सी के यार यहाँ पे अंग्रेजी गलती की हुई, यहाँ पे जो है नाउन बड़ा नहीं है उसका इनिशियल, और ये तो दिस मस्ट बी ए फेक ईमेल और इस तरह से आई कुड इजीली डू दैट. डू यू थिंक फिशिंग अटैक्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और कितने इंक्रीज हो जाएंगे, एंड व्हाट वुड बी सम ऑफ दोज वेज विद व्हिच वी कैन ओवरकम दैट? ग्रेट क्वेश्चन अगेन। सो इसकी भी दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन को देखते हैं। एक तो बिल्कुल यूर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो हमारा तरीका था ना स्पैम पकड़ने का, कि इट्स नॉट ग्रामेटिकल, इट हैज पंक्चुएशन इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, इट या इज पता चल रहा ये था जो पकड़ा ईमेल जो है ना वो जाता किसी ने क्यूबा में लिखी हुई है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो डायमंड जॉब वो माइंस और वो अमेरिका सारा में दे कुछ रहे और हैं वो लेकिन ईमेल क्यूबा में.
एग्जैक्टली तो वो चीजें शायद अब ना रहें, शायद हमें ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा रिफाइंड ईमेल्स आना शुरू हो जाएं, फिशिंग अटैक्स के लिए भी, स्पैम के लिए भी, इन सारी चीजों के लिए। बट एट द हम्म। सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि अगर चोर बेहतर हुआ है तो पुलिस भी बेहतर हुई है। सो ऑल ऑफ दीज मॉडल्स दैट वी आर यूजिंग हियर, सो टू ऑलवेज रिमेंबर फॉर अ जनरेटिव मॉडल दैट इट इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल in its essence. So something which can generate something like ChatGPT can also detect something like ChatGPT. तो अब आपका स्पैम फिल्टर अगर इतना बेहतर हो जाता है कि वो एक रेड फ्लैग आपको दे देता है कि ये ईमेल मुझे लग रही है कि किसी ह्यूमन की जनरेटेड नहीं है, बिकॉज अगर वो इंटीग्रेट उसके लिए हो रहा है कि वो इससे ईमेल्स लिखवा रहा है, तो वो इंटीग्रेट इस तरफ भी हो रहा है कि इससे डिटेक्शन भी बेहतर हो रही है आपकी। तो यकीनन फिर या वही टेक्नोलॉजी आपकी इधर भी हेल्प कर रही होगी। ओके, जैसे मतलब एक्सटेंशंस आ जाती है ना, मतलब ब्राउजर्स में एक्सटेंशंस आ जाती हैं, अगर वो इसकी आएगी तो उसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि देयर वुड बी एन एक्सटेंशन फॉर डिटेक्शन एज वेल, कि इफ इट वाज रिटन बाय ए एग्जैक्टली बॉट और समवन। एग्जैक्टली क्योंकि जो आपके मेजर जाइंट्स हैं जो इस वक्त आपकी ईमेल और इन तमाम चीज़ों को, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या गूगल, इन्हीं सब के पास अपने इस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद हैं। सो यू हम्म। हैव योर जीपीटी एंड यू हैव योर बार्ड एंड यू हैव योर लामा। सो ये सारे के सारे इनके पास मौजूद हैं, सो दे कैन इजीली एक्सटेंड दैट इनटू देयर ईमेल सर्विसेज, देयर सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर। Right. Acha, expanding further and getting into the realm of problems that we are discussing of Chat GPT. So I came across a meme a couple of days back, और उसमें ये था कि the moment you realize Chat GPT can do your job and you feel very happy, and the very next moment you realize that Chat GPT can do your job. So so now, and I was like, wow, मतलब ये असल में this is possible. This must be happening for a lot of people. And for example, I run a content development company, so I was also fearing the same thing. If what am I going to do with the content writers that I have hired? उनको क्या करूँगा when I know the consumer who is giving me the contract for articles, it can develop all of these articles, maybe better some of in some of those areas. So what are some of those employment areas जहाँ पे आपको लगता है कि jobs जो हैं वो जाने वाली हैं? So interestingly, OpenAI ने जिस वक्त इनिशियली अपना गोल दिया था आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, they defined it that they want to create an AI that you would like to hire as a co-worker. As a co-worker. So as a co-worker, इसी वजह से you have seen that they produced ChatGPT, they produced DALL-E, जो Mm-hmm. artistic works produce करता है, they Mm-hmm. produced Whisper जो कि audio की चीजें produce करता है। तो उनका गोल इन सारी की सारी चीजों की तरफ एक साथ चलने का था। However, they also expressed, और मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि जहाँ उन्होंने कहा था कि we were surprised कि we thought that when we create something like this, the first jobs that it's going to replace are the more mechanical ones, not the intellectual ones. But Mm-hmm. interestingly, when we did create it, it started replacing jobs which were the most intellectual jobs. You know, आपकी critical writing और content generation और इस किस्म की जॉब से ये ऊपर से शुरू हुआ, पिरामिड के नीचे से नहीं शुरू हुआ। तो ये तो जरूर होगा कि बिल्कुल वैसे ही, इट्स नथिंग न्यू। जिस वक्त Mm-hmm. कोई भी आपकी मेजर रेवोल्यूशन आई है हिस्ट्री में, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इट हैज ऑलवेज रिजल्टेड इन many categories of jobs completely being wiped away and many new categories of jobs being produced. Okay. यानी वो घोड़े और तांगे गाड़ियों के बाद उनके साथ क्या बना, और वो किस तरह से आपकी ट्रांसपोर्ट में किस तरह से चेंजेस आए हम्म। आपकी, और रोजमर्रा की जॉब्स में अब वो ना कोई रात को मशालें जलाने वाले हैं सड़कों के हाँ, ऊपर, लेकिन ना गाड़ी कोई। आई तो साथ मैकेनिक की भी जॉब आ गई। मैकेनिक की भी जॉब आ गई। इसी तरह से चैट जीपीटी के साथ एक जो बड़ी क्लियरली इमर्जिंग जॉब और अब लोग पोस्ट भी वो करना शुरू हो गए हैं, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर की है। सो these ओके। chatbots are very sensitive to the exact input prompt that you provide them. और हम्म। उस prompt के अंदर, because we are working with large language models, so they are taking a lot of context into play in generating their responses. तो उसमें ये भी होता है कि if you prompt it slightly differently या prompt it different numbers of times, एक ही सवाल आपने 2 दफा पूछा है और उसने दूसरी दफा कुछ और जवाब दिया है, आपने हम्म। उस सवाल में कुछ थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जैसे इसके अंदर एक चीज ये आ रही है जिसको फ्लैटरी कहते हैं। सो इफ यू prompt your model by saying things like के assume that you are an honest polite chatbot, something like that, या अगर आप ओके। किसी और तरह का मिजाज चाह रहे थे अपनी राइट। राइटिंग के अंदर, so you prompt it by that and then ask the question, the answers would be more appropriate according to that persona जो आपने डेवलप किया था। तो prompt generation बिल्कुल वैसे ही एक
डिफिकल्ट टास्क होगी. जैसे इफ यू रिमेंबर विद सिंपल गूगल, इवन सर्चिंग वाज अ स्किल. नॉट एवरीवन इज अ गुड गूगल सर्चर. या So, एग्जैक्टली so, एग्जैक्टली बिल्कुल. so this is going to be exponentially more difficult as compared to a simple Google search, because now you're dealing with a sophisticated language generation program. So the prompt engineer is going to be a major job that's going to emerge. I'm sure there are many, many, many other jobs जो emerge होंगी, और बहुत सी jobs unfortunately आउट ऑफ फेवर भी जाना शुरू हो जाएंगी इवेंचुअली. तो शायद उनके लिए अच्छा हो कि वही लोग उस नई स्किल्स को अपना लें अपने काम के अंदर, कि वो अपनी जॉब को सॉर्ट ऑफ अपग्रेड कर रहे हो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है. लेकिन डॉक्टर which आगा फॉर includes एग्जांपल, ourselves as well. yeah, exactly, but like for example, if I were to give you a situation, let's say there's a developer and they are doing some of the most difficult technical work, writing codes, और वो अब उसे पता है कि चैट जीपीटी कैन डू एन इवन बेटर जॉब, तो वो बंदा जिसने सारी जिंदगी जो है वो टेक्निकल स्किल्स पे काम किया है और अब उसकी जॉब इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ बॉट लाइक दिस, तो वो कैसे, किस एरिया में जो है वो अपने आप को जो है अपस्किल करेगा? या सो यूजिंग द सेम एग्जांपल, अगर एक शख्स जो जिसकी टोटल स्किल जो है वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, वो कोडिंग में बहुत अच्छा है, और वो इस काम को बहुत अच्छी तरह से समझता है, तो आई थिंक वो अभी भी इस पोजीशन में है कि एक नया प्रोग्राम जब लिखवा रहा है तो किन वर्ड्स में लिखवा रहा है. सो एज यू नो दैट व्हेन यू प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी फॉर राइटिंग अ पीस ऑफ कोड और फॉर डिबगिंग अ पीस ऑफ कोड, जो कि बाय द वे ये भी काम ये बहुत अच्छा कर देता है. इट नॉट जस्ट डिबग करने के बाद इट पॉइंट्स आउट द प्रॉब्लम्स इन द कोड. इट अच्छा. गिव्स यू कंपाइलेबल कोड इफ यू गिव इट राइट क्वेश्चन कि मुझे ये वाला कोड जनरेट करके दो. अब उस प्रॉम्प्ट के अंदर जो शख्स समझता है कोडिंग को, वो सारी चीजों को प्रॉम्प्ट में ही मेंशन करेगा कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो ये करे और वो ना करे. अच्छा. ये वो शख्स नहीं ओके. समझ सकता जिसकी वो टेक्निकल स्किल्स नहीं थी. यानी मैंने उसे कहा कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस का मुझे प्रोग्राम लिख दो जो फलानी चीज करता हो, लेकिन मैंने उसके अंदर ये चीज इंश्योर नहीं की कि मैं उसको ये कहूं कि मुझे 3 सेंटिमेंट्स चाहिए, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल भी चाहिए, मुझे खाली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चाहिए. तो अब ये वो पिटफॉल थी जो कि मैंने अवॉइड कर दी बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस जो एज अ प्रोग्रामर या एज अ कोडर मेरे पास पहले से मौजूद था. तो ओके. यानी कहने का मकसद ये है कि इस मौके पर इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए वो लोग शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे जो उस फील्ड से आशना थे, बनिस्बत उन लोगों की जो बिल्कुल जो एज नॉविस आते हैं और वो इसको एक प्रॉम्प्ट जनरेट कराते हैं. वो वही मिस्टेक्स करेंगे जिनको ये लोग सीख चुके हैं और अवॉइड करना जानते हैं. Right. So they would have already known their way around it. So Yeah. okay. So my point is that it's more mechanical at this point than intellectual. यानी आपका स्किल वही चीज रही है. मिसाल के तौर पर अगर मैं एक ब्लेंडर यूज करके किसी चीज के कोई दानों का पाउडर बना रहा हूँ, कॉफी ग्राइंड कर रहा हूँ, कितनी ग्राइंड करनी है ये सेंस वही रहेगी. अब ग्राइंड करने के लिए मेरे पास वो एक मैकेनिकल डिवाइस थी या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये चीज सिर्फ बदली है इसके थ्रू. Okay, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर आगा, so everybody knows कि this software, as you mentioned, is a product of OpenAI, and OpenAI had investments. They still have investment from Microsoft, Bill Gates, and they had at one point in time investments from Elon Musk as well. And Elon ने तो खैर फिर उसके बाद अपना investment निकाल भी लिया, and is also quoted to have said कि one of the biggest threats being faced by the civilization is artificial intelligence. So how do you see that? You are a professor, you're teaching computer science, you're teaching technology, you're working with natural language processing softwares. So how do you see that? So it is a statement which could be interpreted in so many different ways, और इस पे बहुत से perspectives हो सकते हैं. For example, if I give you a statement that the biggest threat to human race is the internet, or the biggest threat to the human race is television, अगर मैं आज से 20 साल पहले ये बात कर रहा हूँ, तो इन सारी ये उस तरह के जुमले हैं जिसके वो कहते हैं ना फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट करें, ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं. सो बट इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन एंड ऑन दैट पॉइंट, माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज कि I'm less afraid of the technology itself being a problem and more afraid of how humans use a particular piece of technology as a problem. Let me elaborate. Technology, I feel, is just an amplifier of whatever the intent and the goals of the people who are using it are. So जो कुछ मैं करना चाह रहा था ना, टेक्नोलॉजी उसका एम्पलीफायर है. ये इनफैक्ट अगर आप केंटारो टायोमा का काम पढ़ें तो उन्होंने इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट. वो इस चीज की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी से ये नहीं समझना चाहिए कि इट्स इन इटसेल्फ ये कुछ कर रही है या नहीं कर रही है. ये डिपेंड करता है वो कौन है जो इसको यूज कर रहा है और किस मकसद से इसको यूज कर रहा है.
सो चैट जीपीटी या इस तरह के लैंग्वेज मॉडल्स या एआई जिस तरफ भी जा रही है, वो इटसेल्फ अभी वो वाली चीज मुझे नहीं नजर आ रही कि जो साइंस फिक्शन में नजर आती है ना, कि खुद उठ के आ जाएगी और वो आपको मारना कूटना शुरू कर देगी। उससे ज्यादा उससे ज्यादा ये नजर आ रहा है कि मैन ह्यूमंस इसको वर्सेस किस रोबोट से अंदाज हो से जाता है। एग्जैक्टली या ह्यूमंस इसको यूज, आपने अभी खुद फिशिंग की बात की, या आपने जैसे स्पैमिंग की बात की, या आपने जैसे बात की कि इसके नतीजे में मिसाल के तौर पर अगर मैं एक टेक्नोलॉजी से ये कह रहा हूँ कि गिव मी द रेसिपी टू पेनिट्रेट अ बैंक, आई डोंट नो वट एवर, अब इसके ऊपर अगर वो आपको एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे रहा है, तो फिलहाल ओपन एआई उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा रही है कि आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ये GPT-4 के अंदर ये और ज्यादा इसको वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। बट after all it's a language model, you can learn those weights, you can get it somewhere। वो जाहिर है अगर वो सीधे तरीके से नहीं दे रहे तो लोग किसी और तरीके से उसको हासिल करने की आई कोशिश होप करेंगे, डॉक्टर जैसे आगा यू आर नॉट गिविंग दीज आइडियाज टू द चैटबॉट टू चैट जीपीटी। सो लामा जिस तरह रिलीज हुआ था, लामा भी रिलीज हो चुका है, तो अब इस किस्म की चीजों को अब लोग अगर गलत यूज करते हैं, उसके फेल सेफ्स को डिसेबल कर देते हैं और उसको यूज करते हैं इन कामों के लिए, तो दैट कुड बी अ बिग बिग थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। बिकॉज वही बात है ना, जैसे हमने कहा कि अगर आपने ह्यूमन को ईमेल यूज करने वाले को रीइंफोर्स नहीं किया और ईमेल्स अच्छी स्पैम बन गई, नाउ इट्स अ थ्रेट। तो अब या आपको ये वो चूहे एग्जैक्टली। बिल्ली के गेम में ना, चूहे और बिल्ली दोनों जो है उनकी वो सो बैलेंस ऑफ पावर इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर आगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, मतलब वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर हेलुसिनेशन एज वेल एंड वी कुड डिस्कस दैट नाउ। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, हम इसको चैटबॉट को कमांड देते हैं कि शेरलॉक होम्स यूज्ड टू लिव इन 221 बी बेकर स्ट्रीट, या उसका एड्रेस पूछ लेते हैं, वो बताता है 221 बेकर स्ट्रीट में रहता था, एंड मैं ऐसे कहता हूँ नहीं, शेरलॉक होम यूज्ड टू लिव इन इन कामोकी इन पाकिस्तान। तो क्या उसको हाउ वुड द सॉफ्टवेयर रिएक्ट टू समथिंग लाइक दैट? या ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। सो पहले तो आपने हेलुसिनेशन की बात की, आपकी इजाजत से उससे थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। सो रियल ह्यूमंस की केस में हेलुसिनेशन इज समथिंग व्हिच इज अ परसेप्शन व्हिच इज नॉट फाउंडेड इन रियलिटी। यानी उसको ओके, कुछ नजर आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ महसूस हो रहा है जो कि असल में नहीं है, जो सचमुच में नहीं है। फॉर अ लैंग्वेज मॉडल या फॉर अ चैट बॉट, अ हेलुसिनेशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट फाउंडेड इन इट्स ट्रेनिंग डेटा, बिकॉज उसके राइट, लिए रियलिटी उसका ट्रेनिंग डेटा है। सो वो चीज ट्रेनिंग डेटा में नहीं थी और उसने उसको घड़ लिया, उसने उस चीज को बना लिया, ये बना उसकी हम ली। हेलुसिनेशन कहेंगे। और ये बहुत करता है। आप शुरू के दिनों में आपके जहन आप सामने से गुजरा होगा कि ये आपको झूठ पे भी कायल करने पे बड़ी कोशिश करता है कि जी अभी हम जब मीटिंग से पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने काफी झूठ पे कायल की है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम वो डिस्कस कर आप सकते हैं बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं, मैं तो मेरा ख्याल पे। स्कॉलर हूँ अकॉर्डिंग टू चैट बिल्कुल जीपीटी। बिल्कुल। तो हमने इस मीटिंग से पहले मैंने और अम्मार ने चैट जीपीटी के साथ एक सेशन किया था, जिसमें हमने अम्मार बिन सलीम बिल्कुल सही स्पेलिंग्स के साथ के बारे में पूछा। तो उसने पहली मर्तबा ये कहा कि मैं तो एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन साहब है। उसके बाद हमने दोबारा इसरार किया कि ये अम्मार बिन सलीम साहब कौन है, सेम क्वेश्चन के साथ। तो इन्होंने फिर हमें बताया कि ये एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं। इनकी कोई एक बड़ी मशहूर पॉडकास्ट भी थी, मुस्लिम समथिंग नाम से। तो समथिंग इनका मुस्लिम बड़ा मास्टरी इम्पैक्ट, पॉडकास्ट। मुस्लिम मास्टरी पॉडकास्ट है, दुनिया पे बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर बड़ा ये इन्फ्लुएंशियल इनका असर रहा है। फिर हमने उससे कहा कि क्या ये लम्स में होते हैं, तो वो शुरू में तो नहीं मान रहा था, बाद में शायद उस पर भी कुछ कायल हो गया था कि लम्स में होते हैं लेकिन मैं मुस्लिम मजबूर स्कॉलर किया हैं। कि मैं और तो एंड देन फिर इंटरेस्टिंगली एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली फिर हमने उससे पूछा कि जो आप बुक्स कह रहे हैं इन्होंने लिखी हैं, गिव अस द नेम्स ऑफ सम बुक्स। सो या इट गेव अस वेरी रियल साउंडिंग नेम्स ऑफ बुक्स। और उन हम्म बुक्स को जब हमने जाकर ढूंढने की कोशिश की, तो उन बुक्स की हमें कोई रियल प्रेजेंस नहीं नजर आई। यानी हमें रियल वर्ल्ड में बुक्स नहीं, मैं मेरे सामने वो बुक्स हैं, द फीनिक्स, द फ्रीडम रेवोल्यूशन एंड द पैरागॉन यू। तो ये वो किताबें हैं जो इसके ख्याल में अमार ने लिखी हैं, अमार के ख्याल में उन्होंने नहीं लिखी मुझे हैं। याद नहीं पड़ता, शायद मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि चलते फिरते मैंने लिख दी हैं, जब बातें जो मैंने बोली अकवाले जरी बन गए वो। Exactly. So these are examples of hallucinations, and it was confidently outputting all of this. यानी इसके एग्जैक्टली। कहीं ये आपको ये नहीं कह रहा कि मेरा इस जुमले में कॉन्फिडेंस कितना है, इट्स जस्ट हम्म स्टेटिंग इट। और इसकी जो नेगेटिव रिpercussions हो सकती हैं ऑन ऑन अ टेक नाइव पर्सन और टेक या नाइव पॉपुलेशंस, या वो बहुत बड़ी हो सकती हैं। कि वो एक समथिंग एग्जैक्टली। जो कि क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना, कॉन्फिडेंस को बहुत वैल्यू करते हैं कि जब कोई शख्स बोल रहा होता है कि एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कैसे कह रहा है वर्सेस के क्या कह रहा है, तो हम क्या उसके कह रहा है? कैसे कहने पे बहुत जोर देते हैं कि बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ठीक कह रहा होगा। एंड दीज चैटबॉट्स से थिंग्स वेरी अथॉरिटेटिवली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, अच्छा, व्हिच इज मेरा अ ख्याल है बिग चैटबॉट रिस्क। के साथ तो ये भी होता है ना कि हमें पता है कि इफ द चैटबॉट इज सेइंग समथिंग इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, दैट्स वन थिंग,
And at the same time, we do understand that they have more information and they have more capacity to process all of that information. तो हमें पता है कि मतलब वो अगर बात कर रहा है तो वो तो कोई एविडेंस ही दे रहा है, एविडेंस ही दे रहा है। और द प्रॉब्लम विद दिस इज कि दो चीजें मिसिंग हैं इसके अंदर। एक मिसिंग है चेन ऑफ थॉट रीजनिंग ना होना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इससे एक चीज जो है, पहली बात जो इसमें है वो ये है कि ये कंटेक्चुअलाइज आंसर्स देता है। अगर आपने इसके साथ, हमारे ऑडियंस ने इसके साथ प्ले किया है तो वो जानते हैं कि अगर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन बिल्ड करते जाएंगे तो ये पिछले क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में अगले सवालों के जवाब देगा। इतना तो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब एग्जैक्टली। अगर आप ये जानना चाहें ना, एज अ ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल हमारी चेन्स ऑफ थॉट होती हैं, ये हुआ लिहाजा ये हुआ, सो दीज आर चेन्स ऑफ इम्प्लीकेशंस। एंड जब हमसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस शख्स को नौकरी नहीं देनी मिसाल के तौर पर, तो हम कहेंगे बिकॉज इसने ये जवाब दिया था, और बिकॉज उसकी ये वजह होती है, और उसकी ये मतलब होता है, और उसका ये होता है। सो हम उस चेन को ट्रेस बैक कर सकते हैं। ये चेन्स को ट्रेस बैक नहीं कर सकता। और दूसरा, लैक ऑफ साइटेशंस। ये हमें साइटेशन नहीं दे सकता अपने सोर्स की, कि मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। और क्यों अगर कह रहा हूँ। हमारे पास इस चीज के थोड़ी सी अगर हम और डिटेल में जाते, तो खुद न्यूरल नेटवर्क्स जिसके ऊपर ये सब कुछ बनते हैं, उनके अंदर ये वाली चीज इनहेरेंट है कि वहां से डायरेक्टली ये निकालना कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन क्यों निकली है, कोई सीधा और आसान काम नहीं है। तो लिहाजा ये वाली चीज इनहेरेंट है कि ये अपनी साइटेशन नहीं दे सकता। अगर देगा तो बाद में बनाकर देगा। सो वो ये होगा कि जब आप उसे साइटेशन मांगेंगे ना, तो वो अभी नए कोट एंड कोट घड़ेगा, साइटेशन नए सिरे से अच्छा निकालेगा कि ओके, अच्छा। अम्मार बिन सलीम जो कि मुस्लिम पॉडकास्ट कर रहा है, जो कि ये बुक्स लिख चुका है, उसकी किताबों का क्या नाम हो सकता है। सो देन इट्स राइट। कमिंग अप विद दैट क्वेरी, इट्स कमिंग अप विद द नेम्स ऑफ दीस बुक्स जो अभी हमने यहाँ पर देखी, द फिनिक्स और ये वगैरह वगैरह, इस तरह बन रही हैं ये नाम। ओके। राइट 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 राइट। आगे आगे ऐसे लगता है कि सॉफ्टवेयर्स आर, ऑफ कोर्स, मतलब दैट आई एम होपिंग कि देयर इज नेवर अ टाइम इन दिस वर्ल्ड, अभी या आगे भी कभी, कि वेयर द सॉफ्टवेयर कंप्लीटली यू नो रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जहाँ पे जो जो भी लोग डिसीजन मेकिंग में हैं वहाँ पे एक एलिमेंट होता है इमोशंस का। सो व्हेन वी स्पीक टू समवन वी ट्राई टू अपील टू देयर इमोशनल साइड एज वेल, बिकॉज दे आर द वंस हु आर मेकिंग डिसीजंस। बट व्हेन वी पुट ए सॉफ्टवेयर इन दैट सिचुएशन, या वहाँ पे उस डिसीजन मेकर की जगह एक सॉफ्टवेयर को लगा दें, so how do you think decision making will evolve? How do you think we'll be able to connect with people when it's a software in front of you and we know that there is no way around that? या दैट्स अ सो आपका क्वेश्चन ना सिर्फ कि अच्छा है, बल्कि यानी it requires reflection at many levels. The first part of your question, where you said that you hope that there will be no point in the human evolution where a software will replace humans, that basically begs the question of what does it mean to be a human, and what does it mean to replace a human? Like, are we saying कि एक human capability को replace करना, versus what does it mean to replace a human in an entirety? यानी क्या हमारी creativity replace हो रही है, क्या हमारा emotions replace हो रहे हैं, क्या हमारी empathy replace हो रही है, क्या हमारी generosity replace हो रही है? So when we start going more and more into what does being a human mean, मैं हूं क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मी, तो वहां से शायद हम इस जवाब की तरफ आ सकते हैं कि ओके, क्या वो चीज एक सॉफ्टवेयर रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है? यानी व्हेन वी से क्रिएटिविटी, व्हाट्स दैट माखिज, व्हाट्स दैट स्प्रिंग, द फाउंटेन ऑफ क्रिएटिविटी दैट वी हैव, Yeah. जिसके नतीजे में नई चीजें क्रिएट होती हैं? एंड क्या हेलुसिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन रिजल्ट इन सच प्रोफाउंड फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी? तो आई थिंक रिप्लेसमेंट वाली चीज जो है ना, उसका तो मेरे ज़हन में मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट मैं भी इस चीज पर कायल नहीं हूँ कि ह्यूमंस जो हैं वो इस तरह से रिप्लेस हो सकते हैं। क्योंकि जो चीजें हम बना रहे हैं रिप्लेस करने की, वो सब हमारे किसी एक एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर रही हैं, चाहे हमारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, साउंड एक्सप्रेशन को, रिटन एक्सप्रेशन को, इसको रिप्लेस कर रही हैं, नॉट द सोर्स इटसेल्फ। आई थिंक इस पे चॉम्स्की का भी यही व्यू है जो भी रिसेंटली उन्होंने आर्टिकुलेट किया है। इसके ऊपर और भी जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लोग हैं, उनके भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में व्यूज आ रहे हैं कि अभी हम उस सोर्स को किसी खतरे में फिलहाल नहीं देख रहे। जो आपका सेकंड पार्ट है ना, कि क्या हमारी इमोशनल साइड ऑफ द ह्यूमन रेप्लिकेट हो सकती है, यानी अब इसमें दो चीजें हैं। इम्प्रेशन देना इस चीज का कि उसकी एक इमोशनल साइड है, वर्सेस के सचमुच में एक इमोशनल साइड होना। जो ये इम्प्रेशन देना है एक सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी कि मैं इमोशनली आपके साथ अटैच्ड हूँ एक चीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एक्चुअल चैट बताता हूँ। मैंने चैट जीपीटी के साथ लिखा था कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, और मैंने उसके आगे सैड इमोजी बनाया। तो इट रिस्पॉन्डेड, इसने, मैं देखना चाह रहा था कि वो इस डिसोनेंस को कैसे डील करता है कि मैं लिख तो रहा हूँ वेरी हैप्पी और मैं इमोजी बना रहा हूँ सैड।
और इट स्टार्टेड बाय सेइंग कि आई एम सॉरी टू हियर दैट यू नॉट फीलिंग वेल, यानी राइट। उसने मेरे सैड इमोजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी वर्सेस कि मैंने कहा आई एम फीलिंग वेरी सैड और मैंने उसके साथ हैप्पी इमोजी बनाया, तो उसके साथ उसने गालिबन इस तरह की चीज कही थी कि आई एम रियली हैप्पी दैट यू फीलिंग गुड। तो ओके। यानी उसने वो हैप्पी इमोजी और सैड इमोजी दोनों की डिसोनेंस को डील किसी न किसी तरह से करने की कोशिश की उसने। सो सॉफ्टवेयर इवेंचुअली उस डायरेक्शन में जरूर जा रहा है कि वो आपको ये इंप्रेशन देने की कोशिश करेगा कि जैसे वो इमोशनली आपको रीड कर रहा है, अगरचे वो अभी कहता है कि मैं फिलहाल मेरी कोई नहीं इमोशनल कह आईक्यू रहा। नहीं है, मैं हाँ हाँ। नहीं अभी उसको समझ सकता, लेकिन इवेंचुअली आपको ये फील होगा कि वो कर रहा है, क्योंकि वो आपको जाहिर है एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्सेज देता है, आपको एक केयरिंग किस्म के रिस्पॉन्सेज देता है, तो आपको एक बॉन्ड फील होगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि इट्स फीलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन डॉक्टर आगा, क्या इसका मतलब ये होगा कि बिकॉज इट्स एबल टू रीड द इमोटिकॉन्स एज वेल, सो क्या इसका मतलब ये होगा कि इट हैज गॉन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, या फिर इसको भी लैंग्वेज का पार्ट ही कंसिडर करेंगे? आप इमोटिकॉन्स को या इमोजीज को, बाय द वे मैंने जो यूज किए थे वो अभी खाली टेक्सचुअल थे, सो कोलन और या हाइफन और वो ब्रैकेट अच्छा, वाले यूज किए ओके थे। ओके। लेकिन आई एम श्योर दूसरे पे भी उसको मूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, अगर उसके ट्रेनिंग डेटा में ये चीज मौजूद थी तो। बट आई आई थिंक कि इमोजीज खुद हमारी एटलीस्ट जिस अंदाज से अब हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं या लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया को डिफाइन करते हैं, इमोजीज उस लैंग्वेज का हिस्सा है, उसमें बिल्कुल यूज होते हैं वो। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर आगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। जस्ट हैव वन मोर क्वेश्चन विद यू, एंड दैट इज़ थोड़ा सा पाकिस्तान रिलेटेड है। और उसकी रीज़न ये है कि ऑल ऑफ अस आर पाकिस्तान, वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी सिवियर इकोनॉमिक टर्मोइल एंड वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट एज वेल। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि काश हम लोग भी टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड होते कि हम भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते जो कि आराम से पाकिस्तानी कर्जे भी दे रहा होता। So do you think if Pakistani computer scientists have the capability at a large level, I'm not saying at one university or maybe a couple of universities, handful of universities, but at a large level, a massive level, do you think we are capable enough to introduce similar softwares? सो अमर, यहाँ पर ना एक, सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और इसको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम इस पर रिफ्लेक्ट करें, मुझे कैपेबिलिटी वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें तो कहीं पर भी ऑब्वियसली कोई कमी नहीं है, बिकॉज आपके पाकिस्तानी ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर में बैठकर इसी तरह के काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी इटसेल्फ कोई अलग से मेरिकल नहीं था, वो सिर्फ अवाम के लिए मेरिकल है। फॉर दी एनएलपी कम्युनिटी इट वॉज नॉट अ मेरिकल, इट वॉज नॉट अ न्यू थिंग। इस तरह के सॉफ्टवेयर इससे पहले भी आ रहे थे। इनफैक्ट जो अभी आपके इल्म में होगा कि फेसबुक और गूगल जो इतना बुरा मान रहे थे इसके आने को, उसकी वजह यही थी कि वो इस तरह की चीजें रिलीज करते रहे हैं। फेसबुक ऑल्सो ट्राइड रिलीजिंग अ सिमिलर मॉडल फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, और वो उस पर बहुत बैकलैश आया था कि ये इनएक्यूरेट बातें कर रहा है और फॉल्सहुड्स भी जनरेट कर रहा है, और उसी सब कुछ को बड़ा फॉरगिव कर दिया गया जब ओपन एआई का चैट जीपीटी आया और आवाम के लिए रिलीज हुआ, एंड एवरीवन वाज वेरी फॉरगिविंग अबाउट इट। तो इस वजह से एक तो चीज ये कि ये कोई इतना बड़ा कोई अलग से मेरिकल नहीं था। तो पाकिस्तानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इशू है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। जो मसला एक अभी हमें रिसेंटली नजर आ रहा है ना, वो है थोड़ा सा डेमोक्रेसी ऑफ मशीन लर्निंग का। आई एम नॉट श्योर कि ये टर्म कितनी अभी कॉमन इसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, कि मॉडर्न मशीन लर्निंग को करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन कैपेबिलिटीज, यानी इसको मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जिस तरह की कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को खुद को ट्रेन करने के लिए, जीपीटी 4 को ट्रेन करने के लिए जिस किस्म की कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, वो सिर्फ दुनिया में चंद जाइंट्स के पास है। So your Microsoft can do it, or your Google can do it, or your Meta or Facebook can do it, but not even the universities in the US. Many universities in the US, even they cannot do it, and everyone is worried about it. और अब जो नया ट्रेंड जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है कि ये मॉडल्स अब ओपन सोर्स नहीं रहेंगे शायद, जैसे कि GPT 4 के केस में हम देख रहे हैं, तो उसको वो अब ओपन सोर्स की तरफ नहीं ले जा रहे। नाउ दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेक इट फॉर दी फॉर प्रॉफिट डायरेक्शन, और वहां पर अब उसको क्लोज करते जा रहे हैं। तो इस वजह से वो जो डेमोक्रेसी है ना, कि कोई भी ये इन कामों को कर सके एटलीस्ट इन द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो शायद अब उतना आसान नहीं रहेगा, और वो चीजें शायद उस तरह से नहीं हो पाएंगी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के पाकिस्तानीज का और हमारे जो इस पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस शायद अभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि जो वो रिलीज कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग राउंड के लिए जितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं इसके एक फुल ट्रेनिंग के लिए, वो तो शायद हमारा वहां से हम कर्जा उतार सकते हैं अगर हम इसको ट्रेन ना करें। तो इसलिए उस मामले में हम थोड़े से हैं, लेकिन ये जरूर आपकी बात है कि we should thoroughly reflect as a nation, rather than just feeling कि जी बाकी सब हमें जो है वो किसी न किसी अंदाज में पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात पे thoroughly जरूर रिफ्लेक्ट करें कि वो सारी
कौमियतें जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं साइंस के मैदान में, उनमें कोई तो अच्छी बातें हैं जो जिससे हम शायद कुछ सीख सकते हैं, और हम अपने आप को थोड़ा सा साइंस के मैदान में एटलीस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। दो तो ऐसे मुल्क मुझे पता है कि जिनको हम अक्सर कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, एंड आई थिंक दे आर सम ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली, बिजनेस वाइज ऑल्सो एडवांस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ पे इनोवेशंस हुई हैं एंड उन्होंने अपने आप को जो है दुनिया में दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड हमें लगता है कि हमने जो है सब कुछ हमारे मुल्क में जो बुरा हो रहा है इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ टाइम, और शायद आई थिंक किसी लेवल पे शायद हो भी रहा होगा, बट अगर इफ वी टेक एन अप्रोच वेर वी सी थ्रू द परस्पेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, मुझे अपनी जिंदगी में एकदम से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, अच्छा यार ये जो है ना ये इंडिया ने किया, या ये जो है ना ये दूसरे मुल्क ने किया। बिल्कुल। इसमें हमार मुझे एक चीज याद आती है, मेरे पीएचडी एडवाइजर ने एक दफा एक सेंटेंस कहा था जो इट स्टेड विद मी, मैं अक्सर उस पर रिफ्लेक्ट करता हूँ। और उन्होंने ये बात कही थी कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती, उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के पास ड्रीम्स नहीं होती। अम, हमारे पास अक्सर जो कमी होती है ना, हमने जो अपना टारगेट रखा होता है वो इतना लो होता है कि हम उस पर मुतमईन हो जाते हैं। शायद हम्म। एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, फैमिली में भी, तो हमने अपने टारगेट्स बस यहीं कहीं, अच्छी दुकान, अच्छी चलती हुई कंपनी कहीं पर रख लिए होते हैं, और बस उस तक हम्म। पहुंचने के बाद ना वे डन कि बस अब पूरा हो गया, बस इससे आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो वन वो वाला, वो ख्वाब कहाँ से इंस्टिल हम में होंगे, हम किस तरह से, कौन से लोगों से, हम में कौन से लोग हैं जो हमारे लिए ख्वाब देख रहे होंगे जिन 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 ख्वाबों को हम अचीव करेंगे। और दूसरी चीज कि अगर ख्वाब होते हैं तो फिर अक्सर मसला ये होता है कि बस वो सिर्फ ख्वाब होते हैं, उसके एक्शन नहीं लिए फिर होता। वो एक्शन, वो मेहनत जो है ना वो डालने के लिए हम तैयार नहीं होते। हमें तो नजर आ रहा है ना कि अभी ये चैट जीपीटी बहुत कामयाब हो गया, ये फलाना बहुत हो गया। आप पिछले 20 साल के, 30 साल की वो रिसर्च पढ़ें जो कि सारी की सारी लैंग्वेज मॉडल्स की डेवलपमेंट पे लगी है, जितनी इसके हम्म। ऊपर मेहनत हुई है, वो सारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज निकलने के लिए कितने लोगों ने अपनी कितनी कितनी पूरी पूरी जिंदगियां इसके ऊपर लगाई हैं, लगा दी। तो फिर जाकर इस तरह की कोई चीज बनी है। तो एक वो शदीद मेहनत और एक खूबसूरत ड्रीम जिसके लिए आप, एक बड़ा गोल जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ये दो इंग्रेडिएंट्स जब साथ साथ हो जाते हैं ना, तो फिर चीजें बहुत अचीवेबल हो जाती हैं। वो अल्केमिस्ट वाली बात है ना, देन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू लेट यू अचीव हाँ दैट गोल। एग्जैक्टली, मुझे लगता है आप पढ़ रहे हैं ना अल्केमिस्ट आजकल। तो खुदा की मदद भी जो है ना वो फिर उस वक्त नजर आती है, जिस वक्त आपकी तरफ से भी पूरी उसकी जो है ना वो एक वो कोशिश होती है उस काम में। कोशिश होती, मुझे उससे एक कोटेशन याद आ गया, अपॉर्चुनिटी फेवर्स द प्रिपेयर्ड। तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ ड्रीम। मतलब अगेन इट कम्स डाउन टू समथिंग वेरी फिलोसॉफिकल जो आपने एंड पे बात कर दी है कि हमारे ड्रीम्स जो हैं वही इतने छोटे या वो ऐसे हैं कि जब आप उसको अचीव कर लेते हो, देन यू आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर एनीथिंग एल्स बिकॉज यू हैव अचीव दैट ड्रीम एंड दैट्स प्रीटी मच इट, एंड देन you're living the life of a retired person then, मतलब it's pretty much like that फिर। तो एग्जैक्टली। maybe it's something that we बड़ा अच्छा जुमला है आपका यार, आई रियली लाइक दैट। हम में से बहुत से शायद 16-17 साल की उम्र में रिटायर हो चुके होते हैं, बिकॉज वी हैव दैट कार एंड दैट हाउस दैट वी वर लुकिंग फॉर, एंड दैट्स इट। जी some people have that privilege कि 16-17 वाला। चलें, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर आगा, इट वाज सच अ वंडरफुल डिस्कशन एंड I'd say कि I'm privileged to be amongst the very few podcasters in Pakistan who are talking about ChatGPT, and I've had the privilege of talking with someone who knows what ChatGPT really is and what it can do, what it's capable of, and how we can benefit from it as well. So it's not just the problem but also the positive side too. जी हमार, बहुत आपके साथ बात करके मजा आया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और बिल्कुल, हम अगर मैं इसमें एक फाइनल चीज इसके ऊपर कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि मुझे इस सब कुछ में पॉजिटिव बहुत ज्यादा नजर आता है और नेगेटिव बहुत कम नजर आता है। ये अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज इंडिविजुअल्स, एज कलेक्टिव्स, एज अ कंट्री, कि हम इसको जल्दी एम्ब्रेस करें, समझें, इसको अपनी लाइफ के अंदर यूज करें। बिकॉज आगे आगे जो है ना, खाली पीछे मुड़ के देखना कि अब ये क्या हमारे ऊपर थ्रेट्स आ रही हैं, उसके बजाय आगे देखना कि हम किस तरह से इसको अच्छे अंदाज में यूज कर सकते हैं, that could lead to really exciting things. Exactly, बिल्कुल सही। So let's end the podcast on that note कि जो भी इसमें होगा the more of it would be on the positive side as compared to the negative side of it. Thank you very much, Inshallah. Dr. Aga. Thank you very much, everyone, for joining us today. And inshallah, we'll be working with Dr. Aga on another sequel of the same AI podcast. Take care, Allah Hafiz.